Hello children, I hope you all are good. Now, today's topic is the second part of your chapter 12, SST History, the National Movement. और इसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और हम कंप्लीट करेंगे इंडियन स्टोरी रिलेटेड टू द फ्रीडम, आर प्रीशियस फ्रीडम. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कैसे मॉडरेट फेज से हम एक्सट्रीमिस्ट फेज पे पहुँचे और कैसे 1919 में रॉलेट एक्ट और उसके बाद आपका जलियांवाला बाग एंड मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, चैम्प्सफोर्ड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, सेकेंड फेज के बाद क्या इंडियंस ने हार मान ली या फिर हम आज़ादी की लड़ाई की तरफ एक कदम और आगे बढ़े. So let's start the chapter with the hot debate topic, Jallianwala Bagh. This tragedy, which object of the General Dyer, which he later declared that I want that Indian will terrorize. I want to produce a moral effect to humiliate the Indian people. But somewhere it embedded the relation between the Indians and the British. It anguished the Indians rose in the more and more intense protest that was to mark the national movement फॉर फ्रीडम. जिस जलियांवाला बाग को उन्होंने सोचा था कि अब ये हिम्मत नहीं करेंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ने की, लेकिन ये हमें यूनाइट कर गए, हमारे अंदर और देशभक्ति की भावना डाल गए. सो थर्ड फेज स्टार्ट होता है 1919 टू 1929 और इसने इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखा. इस टाइम पीरियड ने पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर फ्रीडम एंड दे रोज इन द अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक केस स्टडी लेते हैं खिलाफत टू नॉन कोऑपरेशन की. खिलाफत मूवमेंट जो आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था बेटा, ओटोमन एम्पायर जो टर्की का था उसकी हार हो गई थी. ओटोमन एम्पायर यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में काफ़ी लंबे समय तक उसने कब्जा कर रखा था, इवन ग्रीस को भी अपने कंट्रोल में कर रखा था. लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी हार हो गई और उनके जो कैलिफ थे, कैलिफ मीन्स खलीफा, उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया ब्रिटिशर्स ने. तो ये रूमर, ये बात पूरी जगह फैल गई. तो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक लोग थे वो ब्रिटिशर्स का अपोज करने लगे, उनके अगेंस्ट में खड़े हुए. पूरे वर्ल्ड में उनका रेजिस्ट होने लग गया कि हमारे खलीफा, हमारे कैलिफ, जिसे हम मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम मानते हैं, उनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. तो इसलिए इंडिया में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने भी अपनी खिलाफत कमेटी बनाई बॉम्बे में मार्च 1919 में और उन्होंने स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट. खिलाफ मीन्स अपोजिशन. अब इन दिस सेंस इट मेंट टू रेजिस्ट द खिलाफत कैलिफ. यहाँ पे खिलाफ रेजिस्टेंस जो हो रहा था, जो विरोध हो रहा था, वो अपने खलीफा के लिए हो रहा था, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं हो रहा था. लेकिन यहाँ पर दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है बेटा. उन्होंने जब ये खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया तो वो उन्होंने आईएनसी का और महात्मा गांधी का सपोर्ट भी मांगा, जो सपोर्ट उन्हें मिला. इन दोनों के जो मोटिव थे अलग थे. वो अपने खलीफा के लिए लड़ रहे थे, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आईएनसी ने, जो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, वो देश की आज़ादी के लिए था. But it was during this movement that non-cooperation movement sprouted into the major upsurge. Now we will discuss about non-cooperation movement 1920-22. महात्मा गांधी ये प्लान लेकर आए थे when the Ali brothers came to him कि आप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं. So he planned the non-cooperation movement because here Mahatma Gandhi thought he got a chance or umbrella to unite the Hindu and Muslim under one roof. इसलिए उन्होंने ये प्लान लिया और ये प्लान जो है आईएनसी का सितंबर 1920 का जो सेशन था कैलकाटा में हुआ था. सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन, इसको आप ऐसे लिख लो. वहाँ पर जो है ये प्रोग्राम कांग्रेस के सामने रखा गया एंड बाय दिसंबर 1920 नागपुर सेशन हुआ आईएनसी का, वहाँ पर ये प्रोग्राम पास हो गया. अब ये प्रोग्राम जो है डिफरेंट लेयर में पास हुआ था. इसमें महात्मा गांधी ने कुछ डिमांड्स रखी थी, जिसे हम 3 डिमांड्स कहते हैं. नंबर 1, द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. उन्होंने बोला कि ये रिग्रेट फील करें, माफ़ी मांगें कि इन्होंने गलती की है. इट शुड शो लैक्सिटी टूवर्ड्स द टर्की, जो टर्की के साथ किया वो भी गलत है. इट शुड वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द इंडियंस. ये काम आप करिए,
अदरवाइज हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये डिमांड रखी थी उन्होंने। नाउ ये डिमांड आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स सुन लेंगे? वो तो ऐसा लगा था जैसे बहरे हैं। Gandhiji decided to start the non-cooperation movement in August 1920. It comprised the basic concept of boycott and Swadeshi. He advised the people कि आपको जितने भी टाइटल मिले हैं आप उन्हें रिनाउंस कर दीजिए, वापस कीजिए, सरेंडर कीजिए। अब गांधी जी स्टार्टेड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनटू द 3 and 4 स्टेजेस। सबसे पहले कि आपको जितने टाइटल्स, जितने अवार्ड मिले हैं आप उसको सरेंडर कर दीजिए, वापस कर दीजिए। सेकंड, बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द ब्रिटिश गुड्स। थर्ड, स्वदेशी अपनाओ। So the movement started peacefully and spread to the whole part of the India with the time. The government resorted to crush the movement through the lathi charges, shooting, etc. Nearly ये कहते हैं 30,000 people were imprisoned at that time. Shopkeepers shut the shops. The government felt the pressure and proposed an agreement with Gandhi ji. उन्होंने एक एग्रीमेंट प्रपोज किया। However, he said that if his demands were not met within a week, he would begin the CDM, Civil Disobedience Movement. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो जो चला वो बाद में 1922 में वापस भी लिया गया ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट्स। बट उन्होंने फिर ये कह दिया कि अगर आपने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की तो हम नया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर हम लोगों को कह देंगे कि अब वो आपको कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। द गवर्नमेंट डिड नॉट बो टू दिस डिमांड। गवर्नमेंट तो बहरी थी, वो नहीं झुके इंडियंस के आगे। और फाइनली क्या हुआ? ऑन 1 February 1922 the CDM was started. It was joined by the different people, tribals, peasants, traders, students, women joined the movement. They took out the protest, held hartal, picked up the shop, selling foreign goods and held meetings etc. It was hoped that the movement would be successful. लेकिन हुआ क्या? अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स अकर ड्यू टू विच द गांधी जी कॉल्ड इट ऑफ। अदर लीडर्स ट्राइड टू कन्विंस हिम, लेकिन गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। तो इस तरीके से जब ये मूवमेंट नॉन वायलेंस में टर्न होते गए या ब्रूटल रिप्रेशन होता गया तो गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। चौरी चौरा का एक इंसिडेंस हुआ था बेटा, जहाँ पर चौरी चौरा आपका जो ना गोरखपुर में एक गाँव है यूपी में, वहाँ पर 5 February 1922 को क्या हुआ? अबाउट 3000 पीजेंट्स टुक अ प्रोसेशन, मार्च कर रहे थे, विरोध कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसी का। उनमें आपस में क्लैश हो गया, पुलिस स्टेशन के सामने से जा रहे थे, पुलिसमैन जो थे उन्होंने कमेंट पास कर दिए, उन आपस में लड़ाई शुरू हो गई और उसमें ये हुआ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, सत्याग्रही थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गुस्से में और 22 पुलिसमैन जो थे वो अलाइव बर्न्ड हो गए। सो एज अ रिजल्ट गांधी जी को ये लगा कि भाई अभी मूवमेंट जो है वायलेंस हो चुका है, वायलेंट में कन्वर्ट हो चुका है और सत्याग्रह बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड ऑफ फॉर विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आउटकम्स क्या रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? गांधी जी वॉज इम्प्राइजन्ड, 6 साल की उन्हें जो है जेल दी गई कि आपने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, ये देशद्रोह का काम है। लेकिन 2 साल में ही उन्हें रिलीज कर दिया गया था। द मूवमेंट वॉज मैसिव, लार्ज स्केल पे था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आया, एक फियरलेस प्रोटेस्ट की भावना लोगों के अंदर लाया। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, सो आफ्टर द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ द कांग्रेस रैन द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कुछ ना कुछ चलाते रहो, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। और दिस प्रोग्राम गॉट अ बूस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ गांधी जी इन 1924। अब इट्स पर्पस इंक्लूडेड टू कल्टिवेट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। अनटचेबिलिटी को बैन करो, इसको इरेडिकेट करो, खादी को यूज़ करो, खादी को पहनो ज़्यादा से ज़्यादा। लीडर्स को मैंडेटरी कर दिया गया, खादी पहनिए, वर्कर्स को मैंडेटरी किया गया, खादी और चरखा को सिंबल बना दिया गया सेल्फ रिलायंस का। सो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए गए। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ब्रिटिश ओपन सम सीट्स फॉर द नेटिव लीडर्स। इन्हें लगा कि भाई अब ये ना बहुत हलचल हो रही है, बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, तो इन्हें कुछ लेजिस्लेचर में सीट्स दे देनी चाहिए, काउंसिल इलेक्शन में इन्हें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। सो एज कम्युनल इलेक्टोरेट वर इंट्रोड्यूस, क्योंकि सीट्स तो मुस्लिम्स के लिए और अदर कम्युनिटीज़ के लिए इन्होंने रिजर्व कर रखी थी। द कांग्रेस वॉज फेस्ड विद द
tough question whether to join the council or not. भाई हम इन काउंसिल इलेक्शन को ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये कम्युनल लाइंस पे करा रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज को। अब गांधी जी तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे, उन्होंने कहा बॉयकॉट मीन्स बॉयकॉट द प्रोविंशियल इलेक्शन। बट कुछ लीडर ये कह रहे थे कि नहीं, वी नीड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, क्योंकि जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सो वी गेट द पॉलिटिकल पावर, वी सिट इन द ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड देयर वर्क ऑफ गवर्नेंस और क्या लॉ वो लाने वाले हैं, हम उन्हें अपोज कर सकते हैं। सो पॉलिटिक्स में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रिटिश की, इसलिए कुछ लीडर चाहते थे नॉट टू बॉयकॉट द ब्रिटिश काउंसिल इलेक्शन, जो प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। सो क्लैश हो गया। अब क्लैश हो गया तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। किन्होंने अलग पार्टी बनाई? पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस एंड विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ये अलग हो गए और इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। मेन तो बनाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, तो इन्होंने पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। When their views were not accepted, these leaders formed this separate party. Later, the Swaraj Party merged with the Congress. हालांकि कांग्रेस के बाकी काम वो कर रहे थे, बट बाद में ये मर्ज हो गए उनके साथ। कांग्रेस बिकम अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन as peasants, worker, different section of the people joined them. It has to face challenges over the time. One, on the other hand, they aimed to get rid of the poverty, illiteracy, unemployment. एक तरफ आज़ादी की लड़ाई थी, दूसरी तरफ देश में जो गरीबी और जो आपका illiteracy, unemployment बढ़ रहा था वो भी थी। द अदर इमर्जिंग लीडर अगर हम देखें इस टाइम के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यंग लीडर्स में जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। So now we will discuss about the Simon Commission, very important commission for the Indian. अब बेटा हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, but the Indians were not happy with the proposal of Indian Act 1919. So हुआ क्या, at this 1927 the British government appointed the Simon Commission to submit the recommendation for its reform. मतलब आप इसे कॉमन लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि अब इंडियंस जो थे वो अपनी आज़ादी की लड़ाई की तरफ बढ़ चुके थे, और ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं लग रहा था ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और अवेयर हो रहे हैं, क्यों ना एक लॉलीपॉप दे दिया जाए, चुप करा दिया जाए उनको। जैसे बच्चे रोते हैं ना, मम्मी लॉलीपॉप दे देती है, ज़्यादा देन कि बहुत बड़ी डेरी सिल्क की चॉकलेट खिलाई जाए, एक लॉलीपॉप पकड़ा दो। सेम ऐसे ये साइमन कमीशन था। ये सटायर किया है मैंने, व्यंग किया है इस साइमन कमीशन पे बेटा, क्योंकि उस समय उन्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं इंडियन, तो एक कमीशन लाते हैं जिसमें हम इनको कुछ रिफॉर्म दे देंगे, कुछ सुधार दे देंगे, कुछ अच्छे से लॉ बना के दे देंगे और ये फिर से शांत हो जाएंगे। तो ये कमीशन भेजा गया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, और उनको ये कहा गया था टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एंड सजेस्ट सम रिफॉर्म इफ देयर। बट व्हाट हैपेंड व्हेन दिस कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ना, इट वाज प्रोटेस्टेड बाय द इंडियंस। दे रेज्ड द स्लोगन गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। ये जो स्लोगन थे ये रेज्ड हुए उस समय, काले झंडे दिखाए गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि अगर साइमन कमीशन इंडिया में आ रहा है, व्हाई द इंडियन प्रोटेस्टेड इट? आपको ये क्वेश्चन आता है, तो इंडियन प्रोटेस्टेड इट व्हाई? बिकॉज देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर्स इन दिस साइमन कमीशन, नो इंडियन मेंबर्स, दैट्स व्हाई वी अपोज इट। भाई हमारा प्रॉब्लम है, हमारी देश की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति हो रही है, उसको बाहर से कोई 4 दिन में आके कैसे समझ लेगा? देयर शुड बी सम इंडियन मेंबर्स, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर, दैट्स व्हाई इट वाज अपोज। एट लाहौर, लाला लाजपत राय वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कमीशन व्हेन ही रिसीव्ड द सीवियर लाठी चार्ज ऑन हिज हेड। कहते हैं ना, बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे और बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। गोविंद बल्लभ पंत, ही वॉज ऑल्सो क्रिपल्ड फॉर द लाइफ इन दिस लाठी चार्ज,
Despite the high-handed approach of the government behind this Simon Commission, people continue to protest this commission. और आपको पता है बेटा, ये वो इंसिडेंस था जहाँ पे लाला लाजपत राय को सीवियर लाठीचार्ज, उनके ना स्कल पे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया था. और ये इंसिडेंस देखा भगत सिंह ने. भगत सिंह प्रीवियसली ही वॉज सत्याग्रही, ऑलवेज फॉलोड द गांधी जी. बट इस इंसिडेंस के बाद उन्हें गुस्सा आ गया. ही कन्वर्टेड इनटू द रिवोल्यूशनरी. ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ कि अब मैं इसका रिवेंज लूंगा. ये गलत था क्योंकि इस लाठीचार्ज के बाद उनकी डेथ हो गई थी. और गोविंद बल्लभ पंत के साथ भी यही हुआ था. नाउ डिक्लेरेशन फॉर द स्वराज की बात करते हैं. 1929 में क्या हुआ? आईएनसी का सेशन हुआ लाहौर में, दिसंबर 1929 में. अब यहाँ पर जो हमारे यंग लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस जी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी, इन लोगों ने डिमांड कर दी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब से हमारा गोल यही रहेगा, हम कुछ भी मांगेंगे नहीं, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप जाओ हमारे देश से, हम अपना देश खुद चला लेंगे. एंड it had drafted the constitution for India, demanded the British government to accept it by the end of the year. The British government agreed to release the political prisoner and have a round table conference to resolve it. उन्होंने बोला हम जितने भी लीडर्स हैं उनको रिलीज कर रहे हैं और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं, उसमें बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है इंडिया के फ्यूचर का. कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं हुई. नहीं, जब हमने कह दिया तो कह दिया. ये जो सेशन हुआ है लाहौर में, हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी है. सो इट डिसाइडेड दैट 26 जनवरी would be celebrated as Independence Day each year. So this day in 1930 was observed as the first Independence Day. इसको आप याद रखना, हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था, क्योंकि 1929 में तो हमने डिमांड की, उसके बाद हमने इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. हालांकि उस समय ब्रिटिशर्स बेटा इंडिया से नहीं गए थे. Now the fourth phase has been started 1929 से 39 का. It witnessed the variety of political and revolutionary activities which once again laid foundation for the national freedom. सबसे पहले आया आपका civil disobedience movement. The declaration of the complete Swaraj as the goal motivated people. The leaders, Gandhi ji put 11 demands before the government. अब उस समय पता है वाइसराय कौन थे जब गांधी जी ने 11 डिमांड रखी. अब आप इस लाइन को समझो, हमने 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया और उसके बाद 30th जनवरी 1930 सेम ईयर, 4 दिन बाद गांधी जी ने 11 डिमांड्स वाइसराय के सामने रख दी. बोला कि हमें जो है ये 11 डिमांड फुलफिल करके दो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द न्यू मूवमेंट, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उस समय वाइसराय जो थे इंडिया के थे, ही वॉज लॉर्ड इरविन. जिनके सामने इन्होंने 11 डिमांड रखी थी ना, वो थे लॉर्ड इरविन. ओके बेटा, ये आपको नाम याद रखना है. He demanded to release all the political prisoner, abolition of criminal investigation department, etc. The government cared little for this demand. जो वाइसराय इरविन थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ना के बराबर काम किया. At this, Congress authorized गांधी जी to start the CDM, Civil Disobedience Movement. क्योंकि 11 डिमांड फुलफिल नहीं हुई और गांधी जी ने लेटर लिखा था एज ए अल्टीमेटम कि अगर आप ये नहीं करते हो तो मार्च 1930 हम स्टार्ट कर देंगे. और स्टार्ट किया एज इट वॉज नेसेसरी टू इन्वॉल्व द कॉमन पीपल. इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया सॉल्ट मार्च करना, डांडी मार्च करना. सो 12 मार्च 1930 गांधी जी हैज स्टार्टेड द मार्च, जिस मार्च को हम कहते हैं सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च कहते हैं. वाई सॉल्ट मार्च? सॉल्ट मार्च इसलिए बेटा क्योंकि गांधी जी ने ये कहा इसमें कि वी विल ब्रोक अप द सॉल्ट लॉ, वायलेट द सॉल्ट लॉ. नमक कानून जो ब्रिटिशर्स ने बनाया उसे तोड़ेंगे. वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली कर ली थी नमक बनाने में,
इंडियंस जो हैं वो नमक का प्रोडक्शन, सॉल्ट का प्रोडक्शन बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकते थे। हाई टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट वॉज एंड इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल थिंग एंड यूज बाय रिच एंड पुअर अलाइक। इसलिए गांधी जी को लगा सॉल्ट इज़ अ ग्रेट सिंबल फॉर द नेशनलिज्म। तो सॉल्ट मार्च हम कहते हैं 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। और क्योंकि ये मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू होकर बेटा दांडी जो है गुजरात में कोस्टल विलेज है जहाँ के लोग नमक बनाते थे, तो वहाँ तक उन्होंने किया था। तो इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च अलग अलग नहीं है। दांडी मार्च क्योंकि दांडी कोस्टल विलेज तक गए थे, सॉल्ट मार्च क्योंकि सॉल्ट लॉ को वायलेट किया था। सो गांधी जी ने 200 माइल्स जो है 24 डेज में कवर अप किए थे और रास्ते में जहाँ जहाँ उन्हें लोग मिलते जाते थे वो उन्हें ज्वाइन करते जाते थे। तो बहुत बड़ा मार्च ये निकला था। ये मार्च कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और यूनिटी का मैसेज दे रहा था। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ नेचुरल सॉल्ट फ्रॉम द सी बेड एंड दिस डिफाइड द लॉ सिम्बॉलिकली। उन्होंने क्या किया कि गांव वालों के साथ मिलकर नमक बनाया और इस तरीके से जो नमक कानून था उसको वायलेट किया, तोड़ दिया। तो गांधी जी की कॉल पे लोग जो हैं प्रोटेस्ट पे आ गए कि नाउ वी हैव टू डिफाइड, वी हैव टू वायलेट द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स विच आर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियंस। बॉयकॉट होना शुरू हो गया ब्रिटिश गुड्स का, फिर से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का। देन उसके बाद आपका स्वदेशी अपनाओ भी चलने लग गया एंड देन वायलेशन भी चलने लग गया। नाउ द पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, टू मार्चेस, टू डिमॉन्स्ट्रेट। अब ब्रिटिशर्स की बारी थी। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स वंस अगेन ब्रूटल रिप्रेशन करेंगे, बुरी तरीके से मारेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, अरेस्ट करेंगे। लोग विलिंगली अरेस्ट हो रहे थे, मारो, करो अरेस्ट। सी राजगोपालाचारी, he also led the similar march from Tiruchirappalli to Vedaranyam। यहाँ तक उन्होंने भी मार्च किया। Then in which 300 protesters were injured and 2 were killed। मतलब इतना वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने मारा। Then खान अब्दुल गफ्फार खान को बेटा हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ही वॉज द डिसाइपल एंड द ग्रेट फॉलोवर ऑफ द गांधी जी, इसलिए उन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन्होंने अपनाया था, यानी जो अभी पाकिस्तान में एरिया है ना, पेशावर, वहाँ पे ये लीड कर रहे थे सॉल्ट मार्च को। इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर एट दिस न्यू लीडर्स इमर्ज। इट वॉज अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट पॉलिटिकल अनरेस्ट। चारों तरफ प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, रिवॉल्यूशन, अस्थिरता थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यूड डिस्पाइट द पॉलिटिक्स और पुलिस एट्रोसिटीज। कितना ब्रूटल रिप्रेशन हुआ, औरतों को, बच्चों को, सबको मारा गया। अराउंड 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड एट दैट टाइम, स्टिल इट वाज कंटिन्यूड। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी तो वो तो उन्होंने मना कर दी थी कांग्रेस ने कि हम नहीं इसे अपनाएंगे। नाउ ब्रिटिश अरेंज द अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1930, कंसीडर द रिफॉर्म्स एज रिकमेंडेड बाय द साइमन कमीशन। भी ये हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस गई नहीं, बॉयकॉट हो गया, तो वो फेलियर हो गई। सेकेंड राउंड टेबल जो है अब रखी गई लंदन में और वहाँ गांधी जी को इनवाइट किया गया। वायसराय इरविन ने इनवाइट किया था कि आपको लंदन आना है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। पर क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे बेटा क्योंकि गांधी जी ने इरविन से ये अपील की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, स्टॉप ब्रूटल रिप्रेशन। आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को बिना मतलब के मार रहे हैं, वो नॉन वायलेंस से कर रहे हैं काम और आप वायलेंट हो रहे हैं। तो आप अपने ये अत्याचारी व्यवहार को खत्म करें, ब्रूटल रिप्रेशन, एंड रिलीज ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। तो जब उन्होंने ये डिमांड रखी, सो इरविन ने भी डिमांड रखी, कॉल ऑफ योर मूवमेंट एंड कम टू लंदन टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। ये 5 मार्च 1931 को
इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। अब ये गवर्नमेंट भी एग्रीड हो गई कि ठीक है हम रिलीज कर देते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर को जो हमने अरेस्ट किए हैं और ब्रूटल रिप्रेशन भी ख़त्म कर देंगे, और गांधी जी भी एग्रीड हो गए कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन आएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वंस अगेन अडॉप्टेड द रिप्रेसिव मेजर्स। गांधी जी रिवाइव द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि जब वो वापस आए वंस अगेन ही केम एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला था। ब्रिटिशर्स थोड़ी ना कह देंगे आराम से कि हाँ ठीक है हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेलियर ही थी, और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि इरविन ने तो कुछ भी नहीं किया, ना पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज किए हैं और ना ही ब्रूटल रिप्रेशन को ख़त्म किया है। पंडित जो नेहरू थे वो भी जेल में थे, तो इसलिए उन्होंने कहा आई एम वंस अगेन गोइंग टू रीस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट ना धीरे धीरे अपनी ग्लोरी को भूलता गया, मोमेंटम इसका ख़त्म हो गया। 1934 तक इस मूवमेंट का कुछ ज़्यादा असर नहीं रहा, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं रीस्टार्ट, पहले ही क्यों इन्होंने वापस लिया, नहीं लेना चाहिए था। पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया, सो कॉमन पीपल को ये लगता था। बट गांधी जी वॉज मैन ऑफ द प्रिंसिपल, वो कभी भी वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। सो कमनल अवार्ड की बात करते हैं हम। कमनल अवार्ड, ये तो क्लियर अटेम्प्ट था टू डिवाइड द पीपल इन 1934। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कमनल अवार्ड। अवार्ड दिए जा रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ कम्युनिटी। अंडर इट द अनटचेबल्स वर रिगार्डेड एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिटी, कि भाई बहुत अलग कम्युनिटी है, ये डिस्टिंक्ट है, एंड वर टू बी गिवन सेपरेट रिजर्वेशन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेशन। अब तो अनटचेबल खुश हो गए कि हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है। गांधी जी ने इसका अपोज किया और अनटू फास्ट किया टिल डेथ, यानी कि आमरण अनशन, fearing the loss of his life। फिर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो डिप्रेस क्लास को, अनटचेबल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उनसे मिलने गए गांधी जी से। उस समय गांधी जी जो है पूना की जेल में थे। वहाँ में दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अनटचेबल्स को उठाने के लिए उनका पॉलिटिकल पावर में आना ज़रूरी है, और हाई कास्ट हिंदू जो हैं कभी भी अनटचेबल के साथ अपना सही रिलेशन नहीं रखेंगे। सो दोनों के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ, जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें ये कहा गया कि इट वाज एग्रीड दैट द कॉमन इलेक्टोरेट्स वुड बी रिटेन बट 1148 सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस क्लासेस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि आपको अलग एरिया नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाएगी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में। इट ऑल्सो रिजर्व 18% ऑफ द सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अनटचेबल। सो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ एट दैट टाइम, दैट इज नोन एज पूना पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया और विड्रू कर दिया कमनल अवार्ड। गांधी जी ended his unto fast, but he observed another 21-day fast to purify his soul। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं 1935 की, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने वंस अगेन बॉयकॉट कर दिया, जैसे फर्स्ट राउंड का किया था थर्ड का भी कर दिया, कि सेकंड में गांधी जी गए एम्प्टी हैंडेड आए, कोई फायदा नहीं है, कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अप्रूव्ड हुआ, पास्ड हो गया। अब इस एक्ट में क्या लिखा हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, 2 लेवल की सरकार जो कभी बनी नहीं, ठीक है, बस लिखा गया था। प्रोविंसेस वर प्रॉमिस्ड कंप्लीट ऑटोनॉमी, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ओवरऑल अथॉरिटी इन इम्पॉर्टेंट मैटर। यानी फाइनेंस, पुलिस, डिफेंस जो है वो जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, और जितनी सिविक एमिनिटीज़ हैं वो इंडियंस के हाथ में रहेंगी। फ़ायदा क्या है, हम काम कैसे करेंगे जब पैसा ही नहीं आप हमें दोगे, जब पावर ही नहीं दोगे। सो इस तरीके का सिस्टम लेकर आ रहे थे। डायरेक्टरी वॉज एबॉलिश इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टरी सिस्टम रहेगा, थोड़ा तुम चलाओ थोड़ा हम चलाते हैं।
The Governor General and the governors were responsible to the British government and not the provincial government. सीधे जो जितने भी गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, गवर्नर्स बनाए जाएंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंसरेबल होंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, ये एक अच्छा काम हुआ था आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट. वोटिंग राइट्स वर एक्सटेंडेड टू अबाउट 14% ऑफ पीपल नाउ. पहले क्या था, वोटिंग राइट्स सबको नहीं मिला हुआ था, कुछ लोगों को मिला हुआ था, कुछ प्रोमिनेंट लोगों को. फिर ये एक्सटेंड करके 14% इंडियन को दे दिया गया. सो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अर्लियर प्रोविजंस ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यूड एज बिफोर. कांग्रेस वॉज अनश्योर. ये बोल तो रहे हैं इतना सब कुछ, लेकिन इनका इंटेंशन पे ना हम विश्वास नहीं कर सकते. When it was assured of non-interference, it agreed to participate in election held in 1937. It won election in 6 provinces. Single largest party in another 3 provinces where it formed the coalition government. 6 राज्य जो दिए थे इन्होंने, उसमें ये जीत गए थे, और 3 राज्यों में इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट मिली जुली सरकार बनाई. मुस्लिम लीग वन ओनली 109 सीट्स आउट ऑफ 482 सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम. ओनली 2 प्रोविंसेस हेल्ड नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. अब ये क्या दिखा रहा है, ये बेटा इससे समझो कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिलीजियस लाइन पे आ रहा है. अब क्या होगा, आईएनसी और मुस्लिम लीग में बंटवारा, यानी वंस अगेन हिंदू और मुस्लिम. इवन विद लिमिटेड ऑटोनॉमी द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर एबल टू कंडक्ट सेवरल फ्रूटफुल एंड इंटरेस्टिंग डिबेट्स. अब 5th और फाइनल फेज पे चलते हैं, 1939 टू 1947. ये फाइनल फेज था विच क्रिएटेड अ सिचुएशन व्हेन इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश. पावर में रह के दिखाओ अब ज़्यादा से दिन. अब मुश्किल हो रहा था ब्रिटिशर्स को इंडियन पे कंट्रोल करना, और ये अल्टीमेटली क्या रिजल्ट लेकर आया, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई 1939 में. इट वॉज डिस्टाइन्ड टू बी द डेडलिएस्ट वॉर इन द हिस्ट्री, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर थी. ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इंडिया अ पार्टी टू द वॉर. दे डिड नॉट थिंक इट फिट टू एटलीस्ट कंसल्ट विद द इलेक्टेड मिनिस्टर. ब्रिटिशर्स ने बस अनाउंस कर दिया, नहीं इंडिया आएगी और हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेगी. हमारे लीडर्स से आप डिस्कस तो करो, किया ही नहीं उन्होंने. लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर पोस्टेड इन द डिफरेंट वॉर जोन्स. आयरॉनिकली ब्रिटेन, अ कॉलोनियल पावर, क्लेम्ड दैट इट वॉज फाइटिंग टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, विच वॉज वेरी वेरी रॉन्ग. आप कह रहे हो हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. कौन सी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडल्ज हो गए. एक तरफ आप लोगों के राइट्स के साथ खेल रहे हो, इंडिया में लोगों को राइट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम तो वॉर में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़े. तो ये तो आप सटायर कर रहे हो क्या, विरोधाभास. द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम. बोला भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत कंप्लीट आज़ाद. बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली सेड दैट एनी डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट could take place only at the end of war. ठीक है, लेकिन अभी हम प्रॉमिस नहीं करें, वॉर का एक बार एंड हो जाने दो, उसके बाद हम बैठ के डिस्कस करेंगे. अगर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कह दिया तो बेटा क्लियरली दे डिड नॉट वांट टू फ्री अस. द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1939. प्रोटेस्ट कर दिया जी, हमें तो इनके पार्लियामेंट में रहना ही नहीं, रिजाइन. नोट पे चलते हैं. 2 मेन ग्रुप्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर द अलाइज. जो वर्ल्ड वॉर में लड़े ना बेटा, 2 ग्रुप थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. एक अलाइज जिसमें आते हैं आपका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड रशिया. एक्सिस पावर जिसमें आता है आपका जर्मनी, इटली एंड जापान. अलाइज वन दिस 5-year लॉन्ग वॉर. कम्युनल इम्पैक्ट की बात करते हैं. ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल was beginning to the manifest in the rise of communal parties. बहुत ज़्यादा जो है ना कम्युनल लाइन्स पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देश में पार्टीज़ बननी शुरू हो गई. मुस्लिम लीग वैसे ही कम्युनल लाइन पे बनी थी. अब वो डिमांड करने लग गई थी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. इसके लीडर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ही क्लेम दैट हिंदूज एंड मुस्लिम दे वर द 2 डिस्टिंक्ट पीपल. ये एक साथ कभी नहीं रह सकते, तो इसलिए ही एडवोकेटेड द
टू नेशन थ्योरी, जब भी आज़ाद होंगे दो देश आज़ाद होंगे, सेपरेट नेशन, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम और हिंदुस्तान आप रख लो, इंडिया। द डिमांड सर्व द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश टू, अब ब्रिटिशर्स तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे थे, ठीक है डिवाइड होने दो, उन्होंने इसे इनकरेज किया इस कम्युनल डिमांड को। द अदर कम्युनल पार्टीज वर द हिंदू महासभा एंड अकाली दल, ये भी बननी शुरू हो गई थी, सिखों की अलग बन गई अकाली दल, हिंदुओं की अलग हिंदू महासभा। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं तो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिक्लेयरिंग इंडिया अ बेलिग्रेंट नेशन, गांधी जी कॉल्ड फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। उन्होंने कहा लीडर्स और कॉमन पीपल इंडिविजुअली अपनी आवाज़ को उठाएं, छोटे छोटे ग्रुप में लड़ो, प्रोटेस्ट करो। लड़ो मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार दो, यानी कि आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, सत्याग्रह करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच एज मैनी एज 25,000 पीपल वर अरेस्टेड। छोटी छोटी जगह पे जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो। ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिया, उसमें अरेस्ट होने वाले में बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, आपके अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू, देन आपके विनोबा भावे, सी राजगोपालाचारी, जीवी मालवंकर, श्री कृष्ण सिन्हा एक्सेट्रा। ये मतलब खत्म मत होने दो, अगर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चल रहा तो इंडिविजुअली सत्याग्रह करते रहो। क्रिप्स मिशन आ गया 1942 में, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्सिस पावर जो जर्मनी, जापान और इटली थी ना, इमर्ज पावरफुल। और अगर आपको याद है उस समय जर्मनी में हिटलर थे, डिक्टेटरशिप। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था एक्सिस पावर जीत जाएगी, और जो अलाइज थी वो एंड होने के कगार पे थी, स्पेशली ब्रिटेन एंड फ्रांस। नाउ जापान वॉज विनिंग टेरिटरीज इन द साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, बर्मा, अदर कंट्रीज को उसने कॉन्क्वेर कर लिया था, फ्रॉम वेयर इट कुड इवेंचुअली इन्वेड इंडिया टू। ऐसा लग रहा था कि जापान तो साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ता जा रहा है, और अगर बढ़ता जाएगा तो ये तो इंडिया को भी कॉन्क्वेर कर लेगा, तो ब्रिटेन के हाथ से इंडिया चली जाएगी। सो क्या करना है? सिचुएशन वॉज वेरी वेरी प्रेकैरियस, ब्रिटिशर्स के लिए बड़े प्रॉब्लम हो गई। सो वाइल दे वर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, और उस समय उनके हाथ से कोई और छीन के ले जाए इंडिया, कुछ तो करना पड़ेगा। इट बिकेम नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन लीडर। इंडियन लीडर्स को बुलाओ, अब उनको आपस में मिलाओ ताकि वो हमारे सपोर्ट में रहें। इसलिए उन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन हेडेड बाय द सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मिनिस्टर थे। इंडिया भेजा गया कि इंडियन को सपोर्ट में लेकर आओ। मिशन के दो प्रपोजल थे। इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, ठीक है, कि आज़ाद जो आपकी लड़ाई खत्म होएगी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद डोमिनियन स्टेटस के ब्रिटिशर्स भी रूल करेंगे, इंडियन भी रूल करेंगे। द प्रिंसली स्टेट वुड बी फ्री टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। इट ऑल्सो एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, दो नॉट डायरेक्टली। मतलब ये भी था कि हम जो है प्रिंसली स्टेट्स जो राजा थे छोटे छोटे, उनको हम फ्री हैंड दे रहे हैं कि आपने किसको ज्वाइन करना है, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना है या फ्री रहना है, इंडिपेंडेंस रहना है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करने की मतलब अपनी पहल दिखा दी थी। तो ये क्रिप्स मिशन था। दीज प्रपोजल वर टू लिटल एंड टू लेट। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन ही रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम ने भी रिजेक्ट कर दिया कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है अब। और आ गई हमारी आखिरी मूवमेंट 1942 की, क्विट इंडिया मूवमेंट। ब्रिटिशर्स वर बैड रूलर्स एंड जापानीज कुड बी द वर्स। इंडियन लीडर्स को रियलाइज हुआ जापान कुड इन्वेड द इंडिया बिकॉज इट वॉज अंडर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। इट हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बर्मा, म्यांमार को ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर चुके थे, तो इंडिया में तो कभी भी आ सकते थे। So what happened? So they demanded immediate withdrawal of the British from India. उन्होंने डिमांड कर दिया कि भाई ब्रिटिश के बाद अब जापान के कंट्रोल में आ जाए, नहीं भागो, देश से भागो। क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया 1942। गांधी जी रोड इन द हरिजन ऑन 10th में, ये इनका अपना लेटर था, अपना आर्टिकल लिखते थे न्यूज़पेपर में। हरिजन में उन्होंने लिखा 10th में 1942 को, द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू द जापान टू इन्वेड। अगर ब्रिटिश यहाँ पे रहेंगे तो हम इन्विटेशन दे रहे हैं जापान को, क्योंकि जापान उनके खिलाफ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में,
कि वो इंडिया में आए, हमला करें, ब्रिटिशर्स को हटाएं और इंडिया अब जापान के गुलाम बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा दिया जाए। द वॉर इज़ अ टेरिबल पीरियड and it became still more terrible because the British used all Indian resources for the war purpose. हम तो मतलब बिल्कुल खाली हो चुके थे। The time was ripe for the Congress to start mass movement, और यही समय था कि अब mass movement चलाना ज़रूरी था। इसलिए कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो शुरू हुआ, वो अपने आप में कहते हैं कि भारत की क्रांति की, आज़ादी की लड़ाई की एक आखिरी कील, एक आखिरी पेशकश, एक आखिरी कोशिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट अलर्ट थी, अरेस्टेड ऑल द प्रोमिनेंट लीडर। जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि लोकल लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। द मूवमेंट वॉज कैरिड आउट बाय कॉमन पीपल दिस टाइम। आप देख सकते हो फोटोग्राफ में भीड़ की भीड़। और गांधी जी ने इस समय स्लोगन दे दिया था, डू और डाई, करो या मरो। जगह जगह मीटिंग हो रही थी, स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, सब ने ज्वाइन कर दिया, हड़ताल हो गई। गांधी जी जेल में थे, फिर भी मूवमेंट चलता रहा। द मूवमेंट टर्न इनटू द वायलेंट। द ट्रेन्स वर ऑब्स्ट्रक्टेड, टेलीफोन एंड द टेलीग्राफ वायर्स वर स्नैप्ड एंड गवर्नमेंट ऑफिस वर अटैक। जितने भी गवर्नमेंट सिंबलाइज बिल्डिंग थी उन पर अटैक करना शुरू हो गया। सतारा हो गया, आपका धारवाड़ हो गया, बेलसोर हो गया, तलचर हो गया, बहुत जगह पे। द मूवमेंट वॉज वेरी विगरस like in उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। मूवमेंट वॉज स्पॉन्टेनियस, ज़रूरत नहीं थी। लोकल लोग, कॉमन पीपल बढ़ाते जा रहे थे इस मूवमेंट को। इस समय बहुत सारे लीडर जेल में थे। सम लीडर्स लेड द मूवमेंट फ्रॉम अंडरग्राउंड, और जो अंडरग्राउंड होकर इस मूवमेंट को चला रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, SM जोशी, अंडरग्राउंड होके चला रहे थे। बट इट कुड नॉट कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ लीडर्स एंड सब्सिडाइड। हुआ क्या, द ब्रिटिश हैड एक्टेड विद द आयरन हैंड। ब्रिटिशर्स ने तो एट द एंड यही करना है बेटा, ब्रूटल रिप्रेशन, मारना ही है। दिस वॉज द लास्ट मेजर मूवमेंट बाय द कांग्रेस। इट वॉज द ईयर 1942। इंडिपेंडेंस वॉज येट टू बी अचीव्ड। अभी भी आज़ादी हाथ में नहीं लगी थी जो हमें 47 में मिली। It was at this time that the other factor became prominent which contributed to achieve the freedom ultimately. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. Gandhiji started NCM, Non-Cooperation Movement, in 1920. देन ये मूवमेंट वापस ले लगा चोरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद। स्वराज पार्टी जो थी मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने फॉर्म की थी। नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम बिकम वेरी इंटरेस्ट विद द विजिट ऑफ साइमन कमीशन इन 1927। 1929 में कांग्रेस ने डिमांड कर दी कंप्लीट स्वराज की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को हिला के रख दिया इसने। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, 2 ऑफ विच वर बॉयकॉटेड बाय द Congress. Following the Government of India Act 1935, Congress formed the ministries in 6 provinces. The Second World War had deep impact on the national movement. Cripps mission failure prove हुआ। Quit India movement start हुआ 1942, जिसने कहीं ना कहीं एक रास्ता दिया आज़ादी को, though it was the last movement led by the Congress. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.